हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विथ रश्मि। आज हम इस वीडियो में पी ब्लॉक एलिमेंट्स से रिलेटेड एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। ओके, इसके प्रीवियस वीडियोस में हमने इसकी थ्योरी सारी आपको बताई हुई है। एक बार ज़रूर उसका रिवीजन करें, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्पफुल होगा। और इसके पहले के वीडियोस पहले के चैप्टर्स जैसे कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स, हाइड्रोजन, केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, एटॉमिक स्ट्रक्चर और कई सारे जो इसके प्रीवियस के चैप्टर्स हैं वो सारे हमने थ्योरी विथ एमसीक्यूज़ अपलोड किए हुए हैं। एक बार आप उन्हें भी ज़रूर देखें, आपके सभी पीजीटी केमिस्ट्री एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो है व्हेन ऑक्सैलिक एसिड इज डिहाइड्रेटेड बाई कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड देन इट फॉर्म्स। तो क्या बनेगा? ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला होता है COOH। ओके, COOH एंड COOH। इसे जब हम कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट करते हैं तो क्या होता है? डिहाइड्रेशन हो जाता है। डिहाइड्रेशन होने का मतलब है वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर यहाँ से क्या होती है? निकल जाती है। ठीक है, वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर निकलेगा तो क्या बचा यहाँ पे? CO और क्या बचा? CO2 और क्या बचा? CO। तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और क्या बचता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड का डिहाइड्रेशन करेंगे तो यही कंपाउंड्स बनते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लास रिएक्ट विथ HF टू प्रोड्यूस। HF के साथ ग्लास रिएक्ट करके क्या बनाती है? ठीक है, HF फ्लोरीन का कोई भी कंपाउंड होता है, अगर उसको हम ग्लास के बॉटल में या ग्लास से बने किसी भी सब्सटेंस में रखेंगे तो वो HF क्या होता है? उससे रिएक्ट कर जाता है। इसलिए जनरली हाइड्रोफ्लोरिक एसिड को ग्लास के बॉटल्स में नहीं रखा जाता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। क्यों नहीं रखा जाता है? क्योंकि HF ग्लास से रिएक्ट कर जाता है। अब यहाँ देखेंगे रिएक्ट करेगा तो क्या बनता है। ग्लास जो होता है वो या तो सोडियम सिलिकेट या तो कैल्शियम सिलिकेट का बना होता है। ठीक है, और जब HF इसके कांटेक्ट में आता है तो ये रिएक्ट कर जाता है, और अगर सोडियम के सिलिकेट हैं तो सोडियम फ्लोराइड बनेगा, कैल्शियम के सिलिकेट है तो कैल्शियम फ्लोराइड बनेगा, और उसके साथ एक एसिड बनाता है H2SiF6 जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोफ्लोरोसिलिसिक एसिड। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, H2SiF6। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन सिलेन अमंग द फॉलोइंग विल गिव राइज टू क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन पॉलीमर ऑन हाइड्रोलिसिस। ओके, यहाँ पे 3 से 4 ऑप्शंस दिए हैं और पूछा गया कौन सा सिलिकॉन पॉलीमर बनाएगा। सिलिकॉन पॉलीमर फर्स्ट ऑफ ऑल सभी बनाएंगे एक्सेप्ट दिस कंपाउंड इज रॉन्ग। R4SiCl कोई कंपाउंड नहीं होता। ओके, ये रॉन्ग है। अब बचे 3, इन तीनों में से तीनों क्रॉस लिंक तीनों जो है सिलिकॉन पॉलीमर बनाएंगे हाइड्रोलिसिस के बाद, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर कौन बनाएगा। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, RSiCl3। ऑर्गेनो सिलिकॉन क्लोराइड जो होते हैं क्या बनाते हैं? सिलिकॉन पॉलीमर। क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन पॉलीमर कौन बनाएगा? RSiCl3। ठीक है, तो देख लेते हैं कैसे बनाएगा, एक बार थोड़ा सा इसे भी देख लेते हैं। R है, Si है, Cl को इस तरीके से लिख लेते हैं, ये हो गया आपका Cl। जब इसकी हाइड्रोलिसिस की जाएगी H2O 3 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर लेंगे तो यहाँ से क्या होता है? ये 3HCl यहाँ से निकल जाता है और Cl की जगह पे कौन सा ग्रुप प्लेस हो जाता है? OH ग्रुप यहाँ पे प्लेस हो जाता है। ओके, अब फिर से इनका हाइड्रोलिसिस हो जाता है। 2-3 मॉलिक्यूल या बहुत सारे मॉलिक्यूल जो जितने मॉलिक्यूल्स का पॉलीमर बनाना होता है आपस में रिएक्ट करते हैं और पॉलीमराइजेट, पहले ये चेन पॉलीमर बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने सिर्फ 2 मॉलिक्यूल का एग्जांपल लिया हुआ है। पहले ये आपस में चेन पॉलीमर बनाएंगे, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस होगी, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर यहाँ से निकल जाएगा, तो ये हमने चेन पॉलीमर बना लिया। OH SiO लिंकेज होता है, ये भी आप याद रखेंगे, SiO लिंकेज होता है, ये हो गया OH, यहाँ पे OH और यहाँ पे OH, ये तो लीनियर पॉलीमर हो गया। तो इससे हम क्रॉस लिंक भी पॉलीमर भी बना सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पे दूसरा मॉलिक्यूल ले लेंगे इनके पॉलीमर का, लीनियर पॉलीमर, यहाँ पे 2 लीनियर पॉलीमर ले लेंगे और यहाँ पे ये लिंकेज हो जाएगा OH और ये R और OH। यहाँ पे फिर से क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। ओके,
तो वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, तो यहाँ से क्या बन जाए, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। ठीक है, इसको हम यहीं इरेज करके बना देते हैं। जब ये H2O निकल जाएगा तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, लिंक्ड हो जाएंगे एक दूसरे से, और क्या बनाएंगे, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। यहाँ से सिलिकॉन डायरेक्ट अटैच हो जाएगा, तो ये हो गया आपका क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन पॉलीमर। ठीक है, और ये पॉसिबल नहीं है R2SiCl2 के साथ, क्योंकि 2 ही Cl है यहाँ पे, तो क्रॉस लिंक्ड नहीं बन पाएगा। और ये जो R3SiCl है, इसका यूज़ किया जाता है पॉलीमराइजेशन को स्टॉप करने के लिए। ठीक है, जैसे कि अब यही है, जब ये बन गया है तो यहाँ पे सिर्फ एक Cl है, तो एक Cl यहाँ से रिप्लेस होकर यहाँ पे एक OH ग्रुप आ जाएगा। तो ये एक OH ग्रुप वाला दूसरे एक OH वाले ग्रुप से, इसी वाले, जस्ट सपोज दिस कि यहाँ पे R लगा हुआ है और यहाँ पे OH लगा हुआ है, इससे हम इस वाले को यहाँ पे रिएक्ट करा देंगे, तो हमारा क्या बन जाए, यहाँ पे R है, यहाँ पे भी R है, तो यहाँ से हाइड्रोलिसिस होके निकल जाएगा। तो यहाँ पे भी R है, यहाँ पे भी R है, यहाँ पे भी R है, यहाँ पे अदर सिलिकॉन पॉलीमर लिंक्ड होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो यहाँ पे पॉलीमराइजेशन क्या होता है, स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो इसका R3SiCl का यूज़ किया जाता है। अगर आपसे यहीं पर ये क्वेश्चन पूछा होता कि सिलिकॉन पॉलीमराइजेशन को स्टॉप करने के लिए इसमें से कौन सा यूज़ करेंगे, तो ये आपका पहला हो जाता। ठीक है, क्रॉस लिंक पॉलीमर के लिए हम इसका यूज़ करेंगे। और सिंपली पूछता कि कौन सा सिलेन हम यूज़ करेंगे सिलिकॉन पॉलीमर बनाने के लिए, तो हम इन तीनों का यूज़ कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा गया है, इन थायोसल्फ्यूरिक एसिड H2SO3 द 2 सल्फर एटम्स हैव द ऑक्सीडेशन स्टेट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सारे सल्फर के ऑक्सो एसिड्स को याद कर लीजिए, उससे क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। फास्फोरस के ऑक्सो एसिड से भी आते हैं। ठीक है, ये इस पे हमने एक सेपरेट वीडियो भी बना के अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है डिटेल में, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का 2 मेथड होता है। एक तो ये मेथड होता है कि हम इसको X मान लें और वहाँ से निकल जाएगा, और एक मेथड होता है डायरेक्ट मेथड की बॉन्डिंग के थ्रू निकालने, कितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो रहा है वहाँ से हम निकाल सकते हैं। और इस थायोसल्फ्यूरिक एसिड में हम सेकंड मेथड का यूज़ करेंगे, क्योंकि एक्स मान करके इसका यूज़ करके हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसमें जो दोनों सल्फ़र हैं, दोनों सल्फ़र के ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हैं, डिफरेंट हैं। ओके, तो देखते हैं। सबसे पहले उसके लिए हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर हम उसे सॉल्व करेंगे। तो स्ट्रक्चर बनाते हैं थायोसल्फ्यूरिक एसिड का। थायोसल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर होता है S डबल बॉन्ड S, यहाँ पे होता है ऑक्सीजन, यहाँ पे होता है एक OH बॉन्ड, और यहाँ पे होता है एक दूसरा OH बॉन्ड। तो इस सल्फ़र का हम जस्ट सपोज दिस इज़ SN सल्फ़र एंड दिस इज़ S2 सल्फ़र। तो अगर हम इस सल्फ़र का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है इस S1 से, तो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। 2 बॉन्ड है तो 2 पार्शियल निगेटिव चार्ज इस पे आ जाएगा, यहाँ पे एक और इसकी वजह से इस पे क्या आ जाएगा, 2 पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा सल्फ़र पे। अब ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन है तो ये भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, एक बॉन्ड है इसलिए एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और इसकी वजह से सल्फ़र पे एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे भी एक ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और इसकी वजह से सल्फ़र पे एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे ये सल्फ़र है, अब सल्फ़र और सल्फ़र में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है, इक्वल होती है। तो यहाँ पे हम डिसाइड कैसे करेंगे, S1 ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है कि S2, बट यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस है क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है। यहाँ पे इस S1 से बहुत सारे ऑक्सीजन भी जुड़े हुए हैं और इस S2 से कुछ नहीं जुड़ा हुआ है। तो यहाँ से हम डायरेक्ट भी अनुमान लगा सकते हैं कि ज़रूर इस S1 सल्फ़र की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कुछ कम हो गई होगी S2 से। ठीक है, लेकिन अगर हम हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू भी इसको डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा सल्फ़र इसमें से ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा, तो हम S1 का हाइब्रिडाइजेशन निकाल के देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो S1 का बॉन्ड पेयर कितना होगा, बॉन्ड पेयर है सल्फ़र का, सल्फ़र जो होता है उसमें 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और S1 के सारे 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम ये देखेंगे बॉन्ड पेयर होता क्या है, तो बॉन्ड पेयर होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं सल्फ़र के, 1 2 3 एंड 4 सिग्मा बॉन्ड है, यानी कि बॉन्ड पेयर कितना है 4। लोन पेयर कितना हो जाएगा, लोन पेयर यहाँ पे सारे के सारे 6 इलेक्ट्रॉन
सल्फ़र के यूज्ड हैं, इसलिए लोन पेयर 0 हो जाएगा। तो टोटल लेसन कितना आया 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है sp3। s2 का हाइब्रिडाइजेशन निकाल के देखते हैं। s2 का बॉन्ड पेयर कितना है, एक सिग्मा बॉन्ड, तो बॉन्ड पेयर 1 हो जाएगा। लोन पेयर कितना है, सिर्फ सल्फ़र का 2 ही इलेक्ट्रॉन यूज़ हुआ है, 4 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है 6 में से, तो लोन पेयर कितने हो जाएंगे 2 लोन पेयर हो जाएंगे। Sn कितना हो जाएगा 3 के लिए हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा sp2। अब आपको पता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के लिए sp सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, फिर sp2 हाइब्रिडाइज्ड एलिमेंट एटम, और फिर sp3 होता है। यानी कि देखें तो S2 जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है S1 से, क्योंकि यहाँ पे S2 जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और S1 जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो S2 ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव हो गया है S2 से, S2 ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव हो गया S1 से, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और इस पे आ जाएगा 2 पार्शियल निगेटिव चार्ज, ठीक है। और S1 पे क्या आ जाएगा, इसकी वजह से 2 पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब हम इजीली इनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स को लिख सकते हैं। ओके, अब जो S1 सल्फ़र है, अब इसके सारे चार्ज को काउंट कर लेते हैं। कितना हो गया 2, 3, 4, 5 एंड 6। कितने हो गए S1 पे टोटल +6। अब S2 पे कितने हो गए टोटल -2, तो कितना हो जाएगा +6 एंड -2। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइट फॉस्फोरस व्हेन बॉइल्ड विथ कास्टिक सोडा प्रोड्यूसेस। कास्टिक सोडा के साथ जब हम वाइट फॉस्फोरस को बॉयल करेंगे तो कौन सा कंपाउंड बनेगा। अब एक चीज़ यहाँ पे याद रखना है कि वाइट फॉस्फोरस ही कास्टिक सोडा के साथ रिएक्ट करता है, रेड फॉस्फोरस रिएक्ट नहीं करता है, और रेड फॉस्फोरस का फॉर्मेशन भी यहाँ नहीं होगा। तो रिएक्शन क्या होगा इसका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी नोट कर लेते हैं। ये जो वाइट फॉस्फोरस होता है कास्टिक सोडा के साथ रिएक्ट करता है, बैलेंस इक्वेशन नहीं है। ओके, हम यहाँ पे डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख रहे हैं। जब इसको हम कास्टिक सोडा के साथ बॉयल करेंगे तो जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है आपका NaH2PO2, सोडियम हाइपोफॉस्फाइट बोलते हैं, और इसके साथ बनता है फॉस्फीन गैस, ठीक है। तो ऑप्शन में क्या क्या है, सोडियम फॉस्फाइड, इसका फॉस्फोरेशन नहीं होता है, यहाँ पे बनता है सोडियम फॉस्फाइड, और ये है सोडियम फॉस्फेट, इसका भी फॉर्मेशन नहीं होता है, फॉस्फीन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, फॉस्फीन का फॉर्मेशन होता है। ओके, अब याद रखें कि सोडियम हाइपोफॉस्फाइड का फॉर्मेशन होता है और फॉस्फीन का फॉर्मेशन होता है। एक चीज़ और यहाँ पे हमें ये याद रखेंगे कि ये जो रिएक्शन होता है, कभी कभी पूछता है कि किस टाइप का रिएक्शन है, रिडक्शन है, ऑक्सीडेशन है, न्यूट्रलाइजेशन है, कौन सा रिएक्शन है। तो ये है आपका डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ये भी याद रखेंगे, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है ये। ओके, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है, उसमें एक ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। तो यहाँ पे फॉस्फोरस Na, यहाँ पे जो फॉस्फोरस है इसका ऑक्सीडेशन +1 है, यहाँ पे जो फॉस्फोरस है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है -3, ठीक है। ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, -3 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है यहाँ पे फॉस्फोरस का, यानी कि डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है ये, इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड SO2 इज पास्ड थ्रू एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन, then the solution turns blue, the solution is decolorized, SO2 is reduced, green chromium sulfate is formed। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। ये आपको याद रखना पड़ेगा, सल्फर डाइऑक्साइड जब एसिडिफाइड पोटेशियम यानी कि एसिड लिया हुआ है और पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ Cr2O7 के साथ रिएक्ट करता है, तो यहाँ पे याद रखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल तो पोटेशियम सल्फेट बन जाता है, और यहाँ से आपका Cr2SO4 होल थ्राइस जो कि ग्रीन कलर का होता है ये भी बनेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट करेक्ट फॉर ओजोन, इट ऑक्सीडाइजेज लेड सल्फाइड, ये ऑक्सीडाइज करता है लेड सल्फाइड को, करेक्ट है। इट ऑक्सीडाइजेज पोटेशियम आयोडाइड, इसे भी पोटेशियम आयोडाइड को भी ऑक्सीडाइज करता है, मरकरी को भी ऑक्सीडाइज करता है, तीनों करेक्ट है। इट कैन नॉट एक्ट एज ब्लीचिंग एजेंट, यही स्टेटमेंट गलत है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। ओजोन जो होता है वो ब्लीचिंग प्रॉपर्टी शो करता है।
ठीक है, ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी भी शो करता है। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अटैच्ड टू फॉस्फोरस एटम इन हाइपोफॉस्फोरस एसिड। हाइपोफॉस्फोरस एसिड में कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन फॉस्फोरस से अटैच्ड हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फॉस्फोरस एसिड का फॉर्मूला क्या होता है। ओके, हाइपोफॉस्फोरस एसिड का फॉर्मूला होता है H3PO2। आप याद रखेंगे, हाइपोफॉस्फोरस एसिड होता है ये। ओके, हाइपोफॉस्फोरस एसिड होता है ये। और यहीं पे अगर हम इसे ले लें, इसके अदर कंपाउंड्स भी होते हैं, वो भी आप याद रखेंगे। H3PO3 इसे बोलते हैं ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। और इसी का एक और सीरीज़ है H4P2O5। H4P2O5 होगा तो ये क्या हो जाएगा, पायरोफॉस्फोरस एसिड। ओके, और अगर यही H3PO4 है तो ये होता है आपका ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। और यही अगर आपका H4P2O7 हो तो इसे बोलते हैं पायरोफॉस्फोरिक एसिड। तो इसे आप याद रखेंगे, इसके स्ट्रक्चर्स को हम डिस्कस कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हाइपोफॉस्फोरस एसिड के बारे में पूछा है तो P और डबल बॉन्ड दो ये तो कंपलसरी होता है, और एक POH बॉन्ड कंपलसरी होता है। बाकी चीज़ों को आप जहाँ भी लगा दें। बचा क्या ही, 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। पूछा गया है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अटैच टू फॉस्फोरस एटम। कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच्ड है, 2। हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट है द रिएक्शन ऑफ KMnO4 एंड HCl रिजल्ट्स इन। तो ये सारे ऑप्शंस आप देख लेंगे। हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, रिडक्शन ऑफ मैग्नीज इन KMnO4 एंड प्रोडक्शन ऑफ क्लोरीन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिएक्शन ऑफ xenon hexafluoride विथ सिलिकॉन डाइऑक्साइड प्रोड्यूसेस। xenon hexafluoride सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ क्या प्रोड्यूस करता है, ये प्रोड्यूस करता है XeOF4 प्लस SiF4। ये भी आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल विच वन हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं, ऑक्सो एसिड्स दिए हुए हैं सल्फर के, और उसमें पूछा है किसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज़्यादा है। तो इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, इसके लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए इनका स्ट्रक्चर। ओके, तो बना के देख लेते हैं। H2O6 का स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं। इसमें होता है सल्फर डबल बॉन्ड। ये इसका स्ट्रक्चर जो हो जाएगा कुछ इस तरीके से, डबल बॉन्ड O, ये हो जाएगा OH, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और OH। कितने पाई बॉन्ड है, 4 पाई बॉन्ड है। अब H2SO3 है, इसको भी देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर बना के। ये होता है डबल बॉन्ड O, OH और ये होता है OH। इस पर कितने पाई बॉन्ड है, 1 पाई बॉन्ड है। H2SO5 देखें तो S डबल बॉन्ड O, OH, OH। ओके, और ये हो गया डबल बॉन्ड O। इस पर कितने पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है। तो सबसे ज़्यादा पाई बॉन्ड किस में है, इस पहले वाले में है। ये हो गया A, H2O6। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 सल्फर डाइऑक्साइड एक्ट एज टेम्पररी ब्लीचिंग एजेंट बट क्लोरीन एक्ट एज परमानेंट ब्लीचिंग एजेंट। ये भी याद रखेंगे, वाई, ऐसा क्यों है। क्लोरीन ब्लीचेस ड्यू टू रिडक्शन, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्लोरीन जो ब्लीच करता है वो ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी की वजह से करता है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, क्लोरीन ब्लीचेस ड्यू टू ऑक्सीडेशन बट सल्फर डाइऑक्साइड ड्यू टू रिडक्शन। सल्फर डाइऑक्साइड इसीलिए टेम्पररी ब्लीचिंग एजेंट है क्योंकि ये रिडक्शन के थ्रू ब्लीचिंग करता है, और सल्फर डाइऑक्साइड के थ्रू ब्लीच किया और सबस्टेंस जब एयर के कांटेक्ट में आता है तो फिर से ऑक्सीडाइज हो जाता है और फिर से कलर को गेन कर लेता है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है सल्फर डाइऑक्साइड जो ब्लीच करता है वो टेम्पररी ब्लीचिंग करता है, बट क्लोरीन जो है वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस के थ्रू ब्लीच करता है, इसलिए उसका जो ब्लीचिंग पावर होता है वो परमानेंट होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 1 मोल ऑफ फ्लोरीन is reacted with 2 mole of hot concentrated KOH. 2 mole of hot concentrated KOH. The products are formed KF, H2O and oxygen. ये बनाता है। ठीक है,
तो पूछा है मोलर रेशियो कितना होगा इनका। तो सबसे पहले अब क्या करेंगे, इसको बैलेंस कर लेंगे। तो बैलेंस करेंगे तो बैलेंस रिएक्शन में हो जाएगा फ्लोरीन, यहाँ पे 2 KOH है ना, इसको बैलेंस कर लेंगे तो ये 2 फ्लोरीन हो जाएगा। तो ये कितना होगा, 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 KF, ओके, और ये हो जाएगा 2H2O। अब इनका रेशियो निकाल, ये रिएक्शन बैलेंस हो गया, रेशियो इनका कितना हो गया, 4:2 रेशियो एंड 1 रेशियो। इनका 2 × 4 रेशियो ऑटोमेटिक कितना हो गया, 1:2 हो गया, ओके। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन में कहीं नहीं दिया हुआ है, तो इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, ये 1/2, या फिर आप इसको 0.5 भी लिख सकते हैं। तो इसको मैच कर लेते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, 2, 1, 0.5। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, C60 हैज़, C60 ये क्या है, फ्लोरीन है, पेंटागन्स 18 हेक्सागन्स, 12 पेंटागन्स 20 हेक्सागन्स। देखिए जो फुलरिंग्स होते हैं वो पेंटागन और हेक्सागन से मिलकर बने होते हैं। नंबर ऑफ पेंटागन और हेक्सागन वो डिफर करता है। तो C60 में जो होता है करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे बी, 12 पेंटागन्स और 20 हेक्सागन्स होते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑर्डर ऑफ एसिडिटी इन बोरोन ट्राई हैलाइड इज, बोरोन ट्राई हैलाइड का एसिडिक ऑर्डर क्या है। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। PbR3 सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, फिर BCl3 और BF3। ये क्या है, एक्सेप्शन है, होना क्या चाहिए कि BF3 सबसे ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए, फिर BCl3 और फिर BbR3, बट ऐसा नहीं होता है, एक्सेप्शन की वजह से ऐसा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि BF3 में क्या हो जाता है, बैक बॉन्डिंग हो जाती है, बैक बॉन्डिंग हो जाती है। और बैक बॉन्डिंग होने की वजह से क्या होता है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है BF के बीच में। तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होने की वजह से इसकी एसिडिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जनरली BF3 या BCl3 या BbR3 एसिड क्यों है, ये सारे के सारे लुईस एसिड हैं। लुईस एसिड का मतलब होता है जो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो। BF3 भी क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, बट बैक बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का डोनेशन हो जाता है। फ्लोरीन क्या करता है, बोरॉन को इलेक्ट्रॉन का डोनेशन कर देता है, उसकी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को ख़त्म कर देता है, जिसकी वजह से इस कंपाउंड की एसिडिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और BF3 से जैसे जैसे BCl3 की तरफ बढ़ते जाते हैं, धीरे धीरे बैक बॉन्डिंग कम होता जाता है, क्योंकि साइज़ का डिफरेंस आने लगता है, ठीक है। और BbR3 में यही साइज़ का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है, बैक बॉन्डिंग की कैपेसिटी कम होती है, इसलिए ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कंप्लीट नहीं हो पाती है, इसलिए ज़्यादा एसिडिक बिहेवियर शो करता है, ठीक है। अगर आपसे पूछता है BF3 क्यों नहीं है, तो सिर्फ बैक बॉन्डिंग की वजह से। नेक्स्ट है सिलिकॉन्स आर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, कंपाउंड्स ऑब्टेन फ्रॉम सिलिका, obtained by hydrolysis of organochlorosilane prepared from silicates। करेक्ट ऑप्शन है हमारा सी। अभी हमने ऊपर आपको बताया कैसा है, ऑर्गेनोक्लोरोसिलेन, ठीक है, इसी से इसका फॉर्मेशन होता है सिलिकॉन्स का, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है Me2SiCl2 ऑन हाइड्रोलिसिस विल प्रोड्यूस, अगर हम इसकी हाइड्रोलिसिस करें तो क्या प्रोड्यूस होगा इसमें से, सिंपल है, इसकी हाइड्रोलिसिस करके देख लेते हैं। Si है, Me है, यहाँ पे Me है और 2 Cl है। अभी हमने वहाँ पे हाइड्रोलिसिस किया था, H2O से यहाँ पे 2 HCl क्या होंगे, निकल जाएंगे, तो क्या बनेगा Me, Si, OH और ये क्या हो जाएगा Me। फिर जब इसका दूसरा पॉलीमर आएगा, रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा OH, यहाँ पे हो जाएगा Si, यहाँ पे Me, यहाँ पे एक Me और यहाँ पे एक OH। यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करके 1 मॉलिक्यूल वाटर निकाल देंगे तो क्या कंपाउंड बन जाएगा Si, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा Me, यहाँ पे आप लिख सकते हैं MEOSI, MEO, ये आप देख सकते हैं एक तरीके से क्या है, फिर इधर Si, फिर Me, ठीक है, जितने जुड़ते जाएंगे पॉलीमर बनता जाएगा। तो ये एक तरीके से हमारा क्या रिपीटिंग यूनिट है, ठीक है। तो हम इसे लिख सकते हैं, रिपीटिंग यूनिट हमारा ये है, ठीक है। यही चीज़ बार बार रिपीट होगी, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसमें से कौन सा ऐसा आयन है जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। तो देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। B3+ है, Al3+ है, Tl3+। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं,
ठीक है, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, और खुद क्या हो जाते हैं, खुद जो होता है वो रिड्यूस्ड हो जाते हैं, वही क्या कहलाते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जांपल आप एल्यूमिनियम का ही ले लो। एल्यूमिनियम 3+, ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि Al3+, Al2+ या Al+ एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है, Tl3+। यही एक ऐसा एलिमेंट है जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, क्योंकि ये दो में एग्जिस्ट करता है, एक Tl3+ में और एक Tl+ में, ठीक है। और ये जो इसका इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से Tl+ वाला जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, सारे कंपाउंड इसके Tl वाले ही स्टेबल होते हैं। तो जो ये Tl3+ है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को आसानी से एक्सेप्ट कर लेता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, Tl+1 में, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये अनस्टेबल आयन है, और स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, दूसरे कंपाउंड के एलिमेंट्स को, इलेक्ट्रॉन्स को ले लेता है, और खुद क्या हो जाता है, खुद जो है रिड्यूस हो जाता है Tl+ में, इसलिए ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। और ये क्यों इसमें लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होता है, सिर्फ इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से जो एलिमेंट होते हैं अपने लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल करते हैं। ओके, नेक्स्ट है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ इज। तो इसे आप याद रखेंगे, यहाँ पे जो करेक्ट ऑर्डर है आपका वो करेक्ट ऑप्शन है, वो है आपका ऑप्शन ए, Cl2O7 सबसे ज़्यादा एसिडिक है अमंग ऑल ऑफ देम। ये करेक्ट ऑर्डर है सब में, ठीक है। ये सब तो बेसिक ऑक्साइड्स हैं, ओके, ये भी बेसिक ऑक्साइड्स हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड एक वीक एसिड बनाता है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट स्टेबल। इसमें से लीस्ट स्टेबल कौन है। अब देखिए, कार्बन है, जर्मेनियम है, टीन है और लेड है। तो जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आते जाते हैं, अभी ऊपर हमने जैसा बताया, इनर्ट पेयर इफेक्ट ग्रुप में नीचे जाने पे बढ़ता है, तो उससे क्या होता है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होता जाता है। तो ऊपर तो +4 स्टेबल है, बट नीचे जाने पे +2 स्टेबल होता जाता है, यानी कि जो लेड है Pb+4 में कम स्टेबल होता है और Pb+2 में ज़्यादा स्टेबल होता है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो Pb यानी कि लेड जो है उसके ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड Pb2+ के स्टेट में बनेंगे, Pbi4 वाले स्टेट में कम स्टेबल होंगे। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, लीस्ट स्टेबल होगा Pbi4 ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट इट विल बी स्टेबल इनटू लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि PbCl2 टाइप से कुछ होता कंपाउंड, तो ये ज़्यादा स्टेबल होता। नेक्स्ट है इन ए मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट 5 दिया है, यानी कि फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड है। देयर आर, यानी कि फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड है, यहाँ पे फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड क्या हो जाएगा, P4O10 को फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड बोलते हैं, या हम इसको क्या लिख सकते हैं, P2O5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इनका स्ट्रक्चर बना के देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके के बॉन्ड है। अब यहीं पे P2O6 भी होता है, इसको फॉस्फोरस ट्राई ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। तो जिसको हम सिंपली P4O6 होता है, जिसको हम P2O3 भी फॉस्फोरस ट्राई ऑक्साइड भी लिखते हैं। तो P4O10 में देख लेते हैं किस तरीके से बॉन्ड होता है, तो स्ट्रक्चर बना के देख लेंगे। यहाँ पे 4 फॉस्फोरस बना देंगे और उनके बीच में ऑक्सीजन को ऐड कर देंगे, ओके। सारे फॉस्फोरस ऑक्सीजन से कनेक्टेड होते हैं। अब इन सारे फॉस्फोरस को ऑक्सीजन, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन से कनेक्ट कर देंगे, यानी पे यहाँ पे हमें क्लियर दिख रहा है कि 1 2 3 4 कितने हैं, 4 P डबल बॉन्ड O है, PP बॉन्ड कोई नहीं है, तो पहला वाला ऑप्शन तो गलत हो गया, ठीक है। अब बचा दूसरे टाइप का बॉन्ड, यानी कि PO बॉन्ड, वो देख लेते कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, यानी कि 12 कितने हैं, PO बॉन्ड हैं। 12 PO बॉन्ड सिर्फ P4O6 में सिर्फ 12 PO बॉन्ड ही होता है, P डबल बॉन्ड O नहीं होता है। तो यहाँ पे फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड के बारे में पूछा है, हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। इसमें क्या पूछा हुआ है, द परऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड हैज़ इन इट्स स्ट्रक्चर। परऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड जो है उसके स्ट्रक्चर में कौन सा लिंकेज होता है, OO लिंकेज होता है, SOS लिंकेज होता है, SS लिंकेज होता है, या SOS लिंकेज होता है।
उसके लिए हमें परऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ओके, तो परऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड का जो स्ट्रक्चर होता है बना के देख लेते हैं। इसका जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है H2SO5। इसे बोलते हैं परऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड, या इसे हम कैरो एसिड भी बोलते हैं। ओके, और इसी से रिलेटेड एक और एसिड होता है H2H2O8। ओके, इसे बोलते हैं परऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड, और कॉमन नेम जो होता है उसका मार्शल्स एसिड। ये यूपी पीजीटी एग्जाम में आपके पूछा हुआ था, इन दोनों में कौन सा लिंकेज पाया जाता है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। पहले हम H2SO5 को बना के देख लेते हैं। 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन एंड 4 ऑक्सीजन, और 1 OH इधर। तो ये होता है स्ट्रक्चर H2SO5 का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें कौन सा लिंकेज है, OO लिंकेज है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। इसमें मार्शल्स एसिड में कौन सा लिंकेज होता है, तो उसे भी आप देख लीजिए। ये होता है 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन आप ज़रूर काउंट कर लेंगे, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। ओके, तो काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्सीजन है, तो इसे मार्शल एसिड बोलते हैं। और इसमें कौन सा लिंकेज है, SOOS लिंकेज है। ओके, और SS लिंकेज बहुत सारे ऑक्सो एसिड्स में होता है, कई सारे ऑक्सो एसिड्स में होता है। और ये जो SOS लिंकेज होता है वो ओलियम में होता है। सल्फर का जो ऑक्सी एसिड होता है H2SO7 होता है, ये उसमें होता है। ये बस एक ऑक्सीजन नहीं होगा, ये क्या हो गया आपका, ओलियम हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट है SS बॉन्ड प्रेजेंट इन। इसमें से कौन सा ऑक्सी एसिड है जिसमें SS बॉन्ड होता है। ठीक है, तो एक चार्ट हमने रखा हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। एक बार आप वहाँ से रिवीजन भी कर लेंगे। यहाँ पे है सल्फर्स का। ठीक है, सल्फर के ऑक्सो एसिड्स का सल्फ्यूरस एसिड है, थायोसल्फ्यूरस एसिड है जिसमें SS डबल बॉन्ड होता है, पायरोसल्फ्यूरस एसिड है जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, SS बॉन्ड है। पायरोसल्फ्यूरस एसिड यानी कि आप इसको H2SO5 यानी कि H2O5-2 भी लिख सकते हैं। ओके, और डायोथाइनस एसिड में भी आप देख सकते हैं डबल बॉन्ड है, यानी कि H2O4-2 भी लिख सकते हैं। ये सल्फ्यूरिक एसिड है। थायोसल्फ्यूरिक एसिड में भी आप देख सकते हैं क्या है, SS डबल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पे S सिंगल बॉन्ड नहीं है। बाकी डाईसल्फ्यूरस एसिड है, डायोथाइनिक एसिड है, यानी H2O6-2 में भी क्या होता है, SS डबल बॉन्ड होता है। ओके, बाकी पॉलीथाइनिक एसिड है जो पूछा नहीं जाता है, और ये दोनों एसिड हमने आपको अभी बता के डिस्कस किया हुआ है। यानी कि जो SS लिंकेज किस में है, H2O6-2- में है, और H2O4-2 में है, और ये H2O5-2 में है। तो अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या हुआ, ऑप्शंस थे H2O7-2, ये ऑप्शन में नहीं था। H3O6 ये कोई ऑप्शन नहीं है, और H2O4-2- था, यानी कि H2O4 ये ऑप्शन में था आपका। ओके, SS बॉन्ड जिसमें पाया जाता है इसको बोलते हैं डाईथायोनिक एसिड, और H2H2O8 नहीं था। ये तो आपका मार्शल एसिड्स का ही हो जाएगा, इसका ये मार्शल एसिड का हो जाएगा, जिसमें आप देख सकते हैं SS लिंक इसमें नहीं है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी। नेक्स्ट है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस इन पायरोफॉस्फोरिक एसिड इज। पायरोफॉस्फोरिक एसिड में ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा फॉस्फोरस का। पायरोफॉस्फोरिक एसिड बना लेते हैं, वो क्या था आपका, यहाँ पे हमने भी सारे एसिड्स को लिखा था, तो ये था आपका पायरोफॉस्फोरिक एसिड H4P2O7। तो बना के देख लेते हैं H4P2O7 को। H4P2O7 क्या है, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं P डबल बॉन्ड O, 3 ऑक्सीजन हो गया, OH हो गया, यहाँ पे OH हो गया, और यहाँ पे OH हो गया। कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, तो 4 हाइड्रोजन हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 ऑक्सीजन हो गया। तो यहाँ पे एक फास्फोरस का निकाल के देख लेते हैं। यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है, 2 पार्शियल निगेटिव चार्ज, इसकी वजह से फास्फोरस पे 2 पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इस ऑक्सीजन की वजह से ऑक्सीजन पार्शियल निगेटिव चार्ज, इसकी वजह से फास्फोरस पे 1 पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इस ऑक्सीजन की वजह से भी ऑक्सीजन की तरफ आएगा तो ऑक्सीजन पे पार्शियल निगेटिव चार्ज, और फास्फोरस पे पार्शियल 1 पॉजिटिव चार्ज। ये भी ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो पार्शियल निगेटिव चार्ज इसकी वजह से, तो फास्फोरस पे इसकी वजह से पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। टोटल कितने हो गए फास्फोरस पे, 2 3 4 5।
ओके 5, टोटल 5 हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है H3PO2 एंड H4P2O7 आर रेस्पेक्टिवली कैसे एसिड्स हैं? H3PO2 जो होता है वो होता है आपका हाइपोफॉस्फोरस एसिड। क्या है यहाँ पे अभी हमने आपको बताया था ना, यहाँ पे क्या है ये हाइपोफॉस्फोरस एसिड। तो किस टाइप का एसिड है? ट्राइबेसिक है, डाइबेसिक है, कैसा स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं। फॉस्फोरस हो गया, P डबल बॉन्ड O हो गया, ओके, और ये हो गया OH, H एंड H। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जितने हाइड्रोजन ऑक्सीजन से लगे होंगे सिर्फ वही रिमूव हो सकते हैं। तो यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन रिमूव हो सकता है, इसलिए कैसा एसिड है ये आपका मोनो बेसिक एसिड हो जाएगा। और अभी इसका स्ट्रक्चर H4P2O7 का स्ट्रक्चर अभी हमने जस्ट बनाया, तो आप काउंट कर सकते हैं 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन एंड 4 हाइड्रोजन, यानी कि ये कैसा है टेट्रा बेसिक। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, मोनो बेसिक एंड टेट्रा बेसिक एसिड्स। नेक्स्ट है विच वन हैज़ द लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल? इन सब में लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल किसका होगा? ये क्वेश्चन हमने वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसको आप हाइब्रिडाइजेशन की हेल्प से नहीं निकाल सकते क्योंकि इन सबका हाइब्रिडाइजेशन सेम ही आएगा, वो आएगा आपका sp3 यानी कि पिरामिडल स्ट्रक्चर। तो बहुत माइनर डिफरेंस होता है इनके बॉन्ड एंगल्स में। तो जो सबसे लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल होगा वो बॉन्ड एंगल है आपका अमोनिया का, ठीक है। तो अमोनिया का बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा होगा, फिर फॉस्फोरस का, फिर आर्सेनिक का, फिर एंटीमनी का, ठीक है। नेक्स्ट है द लीस्ट स्टेबल ऑक्साइड आर फॉर्म्ड बाय विच ऑफ द हैलोजन? लीस्ट स्टेबल ऑक्साइड कौन सा हैलोजन बनाता है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा सी, ब्रोमीन एलिमेंट जो होता है। क्वेश्चन नंबर 28 विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव sp3 हाइब्रिडाइजेशन? इसमें से कौन सा एलिमेंट है जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं है? जब इन सबका हमने हाइब्रिडाइजेशन निकालना आपको बताया हुआ है, ओके, आप सबका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ये sp3 डिहाइब्रिडाइज्ड नहीं है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 विच ऑफ द फॉलोइंग इंटर हैलोजन डज नॉट एग्जिस्ट? इसमें से कौन सा इंटर हैलोजन है जो एग्जिस्ट नहीं करता है? तो वो है करेक्ट ऑप्शन हमारा बी, ClF2। इन सब के बारे में हमने सब कुछ बताया हुआ है आपको, एक बार जरूर थ्योरी वीडियोस देखें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग pKa वैल्यू ऑफ द गिवन एसिड्स? pKa वैल्यू ऑफ द गिवन एसिड्स, pKa वैल्यू जिसकी ज़्यादा होगी वो क्या होगा आपका? लेस एसिडिक होगा। तो सबसे लेस एसिडिक कौन होगा? सबसे लेस एसिडिक कौन सा होता है? बोरिक एसिड होता है, उसके बाद से कार्बोनिक एसिड होता है, फिर नाइट्रिक एसिड, और सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होता है? HClO4। तो HClO4 देखेंगे ऑप्शन में कहाँ है और हम फिर उसी को लगाएंगे, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे HNO3 सबसे ज़्यादा होता है, फिर HClO होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1 मिनट, सबसे ज़्यादा जो एसिडिक होता है वो होता है HClO4, फिर होता है HNO3, और कार्बोनिक एसिड और बोरिक एसिड में से जो होगा आपका कार्बोनिक एसिड होगा, और सबसे लीस्ट स्टेबल जो होगा वो बोरिक एसिड होगा, H3BO3, ठीक है, H3BO3। तो यहाँ पे आपसे pKa वैल्यू की बात कर रहा है, यानी कि सबसे लेस एसिडिक कौन होगा, यानी कि बोरिक एसिड। ये हमारा ऑर्डर हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ये लीस्ट बेसिक होगा। pKa का ऑर्डर पूछा है ना, तो यही लीस्ट बेसिक होगा, सबसे ज़्यादा बेसिक लीस्ट एसिडिक होगा, ठीक है। बोरिक एसिड लीस्ट एसिडिक होगा। pKa वैल्यू के अकॉर्डिंग हमें अरेंज करना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 द पेयर ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग परऑक्सी OO ग्रुप इज? इसमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो कि OO ग्रुप कंटेन करता है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हमने आपको बता चुकी है, तो आप फिर से एक बार देखेंगे। P2O5 इसमें कोई भी OO लिंकेज नहीं होता है, H2SO5 में भी कोई OO लिंकेज नहीं होता है, H2SO5 में होता है, PbO2 में नहीं होता है, ओके। और HClO4 में भी नहीं होता है OO लिंकेज। HClO4 में तो जो इनका स्ट्रक्चर होता है वो HClO4 का तो कुछ स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है, 3 डबल बॉन्ड होते हैं, एक OH होता है, इसमें भी कोई OO लिंकेज नहीं होता है।
तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा आपका। और ये तो आपका मार्शल एसिड्स है। मार्शल एसिड में हमने आपको बताया कि ओ लिंकेज तो होता है, ठीक है, एक में है एक में नहीं, बट दोनों ग्रुप कौन सा ऐसा है, डी, मार्शल एसिड और ये परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, इन दो यानी कैरो एसिड है और ये मार्शल एसिड है, इन दोनों में ओ लिंकेज होता है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट कैटिनेशन पावर। सल्फर की कैटिनेशन पावर सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिंग आउट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन मेटल। तो ये आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्लोरीन। फ्लोरीन जो होता है, फ्लोरीन और जो ऑक्सीजन होता है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स जो होते हैं वही क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। तो यहाँ पे तो ऑक्सीजन है नहीं, तो कौन सा हो जाएगा, फ्लोरीन। नेक्स्ट है, ऑन हीटिंग मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट वी गेट। इन दोनों को अगर हीट करेंगे तो इसमें से हमें कौन सी गैस मिलती है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखेंगे। ये नाइट्रस ऑक्साइड मिलता है, ठीक है, इसे बोलते हैं लॉफिंग गैस, ठीक है, ये याद रखेंगे, लॉफिंग गैस बोलते हैं ये, N2O। नेक्स्ट है, यूजिंग क्लोरोबेंजीन एंड सॉल्वेंट द रिएजेंट नीडेड फॉर सिंथेसिस ऑफ बोराजीन इज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड BCl3। जब इन दोनों को हम यूज़ करते हैं, जब इन दोनों को आपस में रिएक्ट कराते हैं तो हमें यहाँ से मिलता है B3H3N3Cl3। फिर यहाँ पे NaBH4 का यूज़ करते हैं तो हमें यहाँ पे बोराजीन मिल जाता है, B3N3H6 हमें यहाँ से मिल जाता है। ओके, याद रखेंगे, अगर इसकी बोराजीन की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो अमोनिया गैस फिर से मिल जाती है। एक और तरीका होता है बोराजीन बनाने का, अमोनिया एक्सेस में ले लेते हैं अलॉन्ग विद द B2H6, तो भी बोराजीन का फॉर्मेशन हो जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन जेनॉन एटम इज द पार्ट ऑफ एनायनिक स्पीसीज। इसमें से कौन सा है जिसमें आफ्टर रिएक्शन जो जेनॉन बनेगा वो एनायनिक पार्ट बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है आपका, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में क्या है कि जो जेनॉन यहाँ पे बनेगा, जो कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बनाएगा, वो कौन सा कॉम्प्लेक्स बनाएगा, वो एनायनिक स्पीसीज का पार्ट होगा। यहाँ पे कैसे होगा देख लेते हैं उसको। यहाँ पे जो आफ्टर रिएक्शन क्या बनेगा, यहाँ पे आफ्टर रिएक्शन बन जाता है, 1 मिनट, यहाँ पे KF हो या सोडियम फ्लोराइड हो, कोई भी हो सकता है। यहाँ पे पोटेशियम प्लस के फॉर्म में होगा XeF7, ठीक है, ये एनायनिक स्पीसीज के फॉर्म में होगा। बाकी इसमें जो होगा वो आपका XeF जेनॉन पॉजिटिव फॉर्म में ही कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में होगा, और यहाँ पे PF6 ये माइनस एनायनिक स्पीसीज होगा। इसी तरह से इसमें भी क्या होगा आपका XeF3 ये पॉजिटिव स्पीसीज बनाएगा और SbF6 जो है आपका नेगेटिव स्पीसीज बनाएगा। करेक्ट ऑप्शन हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, द हाइब्रिडाइजेशन इन XeF6, XeF4 एंड XeF2 रेस्पेक्टिवली इज। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो जो आएगा, या फिर यहाँ पे डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं आप, हमने एक बहुत बार सिखाया आपको। जेनॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, आप यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स को बना सकते हैं। कितने फ्लोरीन है, 6 फ्लोरीन, 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन, 5 फ्लोरीन और 6 फ्लोरीन। बॉन्ड पेयर कितना हो गया, 6। लोन पेयर कितना हुआ, एक लोन पेयर बचा 1। SN कितना हो गया आपका 7। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3d2, ठीक है। तो ऑप्शन में यहाँ पे दोनों दिख रहा है, दोनों में लगा सकते हैं। XeF4 का इसी तरह से निकाल लेंगे, 1 2 3 4, तो 2 लोन पेयर बच जाएगा, यानी कि 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, तो ये क्या हो जाएगा 6, यानी कि sp3d हो जाएगा। और लास्ट बचा XeF2, ये F बचा कितना लोन पेयर, 3 लोन पेयर आपका बच गया। तो 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर 5, यानी कि इसके लिए क्या हो जाएगा sp3, सॉरी इसको फिर से देख लेते हैं। ये जो XeF2 है 5 हो गया, ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा साफ साफ लिखते हैं, 1 मिनट। यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर, SN कितना हो जाएगा इसका 5 के लिए क्या होता है आपका sp3d होता है, ठीक है। और 5 के लिए क्या हो जाएगा आपका sp3d हो जाएगा। और 6 के लिए क्या होता है sp3d2 होता है, 7 के लिए sp3d3 होता है एक्चुअली, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इसे मार्क कर लेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग वन इज बेसिक एंड रिड्यूसिंग। बेसिक तो इसमें सारे दिख रहे हैं, ठीक है, सारे के सारे क्या है, कॉन्जुगेट बेस ही हैं। रिड्यूसिंग कौन है, तो याद रखेंगे रिड्यूसिंग कौन है, ए SO3 2 माइनस रिड्यूसिंग है, ये रिड्यूस होकर किस में रिड्यूस हो जाता है, SO4 2 माइनस में। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, द ONO एंगल इज मैक्सिमम इन। मैक्सिमम किस में है ये एंगल, क्वेश्चन इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, NO2 प्लस में क्या है, ये बॉन्ड जो है वो मैक्सिमम है। सबका हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल के चेक करके देख सकते हैं, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे तो हमें वहाँ से पता चल जाएगा किसका बॉन्ड एंगल मैक्सिमम है। ओके, तो अगर देखना चाहे तो यहाँ पे निकाल के देख सकते हैं। जैसे कि NO3 माइनस है, NO3 माइनस में क्या हो जाएगा, इसका जो बॉन्डिंग होता है डबल बॉन्ड O, ये होता है कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड और ये होता है OP माइनस चार्ज होता है। तो यहाँ पे इनका हाइब्रिडाइजेशन आप देख लेंगे, बॉन्ड पेयर कितना है, 4 बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर कितना है 0। तो 4 बॉन्ड पेयर के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3, लोन पेयर 0, यानी कि इनका बॉन्ड एंगल कितना हो गया, इनका बॉन्ड एंगल हो गया 120, ठीक है। तो बॉन्ड एंगल इसमें ONO का कितना हो गया 120। अब NO2 माइनस का देख लेते हैं, NO2 माइनस में देखेंगे तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है O माइनस N डबल बॉन्ड O, इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है। बॉन्ड पेयर कितना हो गया, बॉन्ड पेयर हो गया 2, लोन पेयर कितना हो गया 1, हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया sp2, 2 1 3 के लिए sp2 होता है, 1 मिनट, ये हो जाएगा आपका sp2। sp2 के लिए जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है आपका, इसका थोड़ा सा कम ही होगा, sp2 के लिए होना तो चाहिए 180 sp2, ओके, बट 1 मिनट, यहाँ पे भी sp2 ही होगा। ओके, इसको करेक्ट कर लीजिए, सॉरी 4 नहीं होगा। यहाँ पे कितने बॉन्ड पेयर हैं, 1 2 3 ही है, लोन पेयर 0 है, तो 3 के लिए कितना होता है sp2 के लिए 120 होता है। ओके, और यहाँ पे जो NO2 के लिए sp2 आएगा वो थोड़ा सा लेस देन दिस sp2, लिटिल बिट लेस देन 120 डिग्री, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। और इसी तरह से जब हम NO2 का निकालते हैं तो ये होता है N डबल बॉन्ड O, और इस पर एक सिंगल बॉन्ड होता है जिसको हम बॉन्ड पेयर 2 ले लिए, लोन पेयर में भी एक ले लेते हैं, तो ये भी आपका हाइब्रिडाइजेशन कितना आया sp2 ही आया। बट याद रखेंगे ये जो sp2 होगा वो लिटिल बिट ग्रेटर देन 120 डिग्री। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लोन, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, कोई लोन पेयर नहीं है, तो यहाँ पे कोई रिपल्शन नहीं होगा, तो बॉन्ड एंगल पे कोई डिफरेंट नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट यहाँ पे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर और लोन पेयर में रिपल्शन बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल क्या होता है, ज़रा सा यहाँ पे कम हो जाता है। और यहाँ पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, एक ऑड इलेक्ट्रॉन है, इसकी वजह से थोड़ा सा ये क्या होगा, sp2 जो है इस वाले से NO2 से क्या होगा, थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली इसका बॉन्ड एंगल आता है 134। ओके, और जब NO2 प्लस का निकाला गया है, NO2 प्लस का हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो ये आता है आपका N डबल बॉन्ड O, N डबल बॉन्ड इस पर पॉजिटिव चार्ज, बॉन्ड पेयर सिर्फ 2, तो बॉन्ड पेयर 2 है तो 2 के लिए क्या होता है sp के लिए बॉन्ड एंगल कितना होता है 180 डिग्री। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ था, तो याद रखेंगे, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ओके, सबके बॉन्ड एंगल आप जनरली याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40, एक्सेस ऑफ फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड विथ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स। एक्सेस ऑफ फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड विथ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स, यहाँ पे दिया हुआ सल्फ्यूरिल क्लोराइड, सल्फ्यूरस एसिड, क्लोरोसल्फोनिक एसिड एंड थायोनिल क्लोराइड, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, यहाँ से हमें मिलता है सल्फ्यूरिल क्लोराइड, दैट इज SO2Cl2, डोंट गेट कंफ्यूज विद दिस SOCl2, थायोनिल क्लोराइड इसे बोलते हैं, ठीक है, दोनों का यूज़ अपनी अपनी जगह है। ओके, इसका SO2Cl2 यानी कि सल्फ्यूरिल क्लोराइड याद रखेंगे, एक्सेस ऑफ फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड यूज़ करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो सल्फ्यूरिल क्लोराइड बनता है। और ये सल्फ्यूरिल क्लोराइड का जनरली यूज़ किया जाता है एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ये एक्स्ट्रा चीज़ है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, और इसका जनरली यूज़ कहाँ किया जाता है, एल्केन को कन्वर्ट करने में, किसमें, हेलो एल्केन में,
ठीक है। जनरली यहाँ पे Cl है तो यानी कि एल्केन को क्लोरो एल्केन में कन्वर्ट करने में यूज़ किया जाता है, और SOCl2 का यूज़ किया जाता है सिंपली एल्कोहल को हेलो एल्केन में कन्वर्ट करने में, ठीक है। और इन दोनों का यूज़ किया जाता है एज अ क्लोरीनेटिंग एजेंट। क्लोरीनेटिंग एजेंट का मतलब होता है किसी कंपाउंड पे क्लोरीन एटम को लगा देना। यहाँ पे हेलो एल्केन जो बन रहा है या क्लोरो एल्केन बन रहा है, यानी कि यहाँ पे क्लोरीन ग्रुप को क्या किया गया, प्लेस कर दिया गया है। बस आप याद रखेंगे SO2Cl2 जो होता है ऑर्गेनिक में कहाँ यूज़ होता है, सिंपली एल्केन जो होते हैं सिंपल एल्केन को क्लोरो एल्केन में कन्वर्ट करने में, और जो SOCl2 होता है वो एल्कोहल को कन्वर्ट करते हैं क्लोरो एल्केन्स में, ठीक है। ये तो माइनर डिफरेंस था, आप याद रखेंगे। और SO2Cl2 यानी कि सल्फ्यूरिल क्लोराइड जो होता है उसका डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड इज, इसमें से सबसे ज़्यादा एसिडिक ऑक्साइड कौन सा है। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड वो है P2O5, ठीक है। बी, P2O5 सबसे ज़्यादा एसिडिक ऑक्साइड है। अगर हम इसे अरेंज करें तो P2O5 सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है, फिर AS2O3 होता है, SB2O3 होता है, एंड देन Bi2O3 होता है। ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है द स्ट्रॉन्गेस्ट लुइस एसिड अमंग बोरोन हैलाइड इज, ये एक बार हम डिस्कस भी कर चुके हैं, तो ये हो जाएगा हमारा Bi3। वहाँ पे Bi3 ऑप्शन में नहीं था, सिर्फ BBr3 तक था, ठीक है। यहाँ पे Bi3 है तो Bi3 हमारा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग लुइस एसिड हैलाइड होगा, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ईजिली हाइड्रोलाइज्ड, इसमें से कौन सा ऐसा हैलाइड है जो ईजिली हाइड्रोलाइज नहीं होता है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा CCl4। CCl4 इजिली हाइड्रोलाइज नहीं होता है क्योंकि कार्बन के पास वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं होता है और वो वाटर से मिलने वाले इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से इजिली हाइड्रोलाइज नहीं होता है। बाकी सबके पास वैकेंट d ऑर्बिटल होता है और वो वाटर एज ए लिगेंड उनसे जो इलेक्ट्रॉन मिलता है वो उनको अपने d ऑर्बिटल में एकोमोडेट कर लेते हैं और हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, ठीक है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमंग द हैलाइड्स स्ट्रॉन्गेस्ट लुइस एसिड इज, इसमें से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट लुइस एसिड कौन होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखेंगे BCl3। ये ऑर्डर आप याद रख ले, BCl3 सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ये AlCl3 से भी ज़्यादा एसिडिक होता है, फिर होता है गैलियम ट्राइक्लोराइड और फिर होता है इंडियम ट्राइक्लोराइड। ये कई सारे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसे आप याद रखेंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 गैसियस प्रोडक्ट ऑब्टेन ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट इज, अमोनियम डाइक्रोमेट का जब थर्मल डिकम्पोजिशन किया जाता है तो याद रखिएगा बहुत सारे लोग अमोनिया लगाते हैं पर जो है वो नाइट्रोजन गैस रिलीज होती है। प्योर नाइट्रोजन गैस बनाने का तरीका है अमोनियम डाइक्रोमेट से, ओके। ये होता है अमोनियम डाइक्रोमेट, इसको जब सिंपली हीट किया जाता है तो यहाँ से प्योर नाइट्रोजन गैस मिलती है, Cr2O3 क्रोमिक ट्राईऑक्साइड भी निकलती है, ठीक है। ये भी आप याद रखेंगे, कभी कभी ये भी पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एक्चुअली, इसे याद रखेंगे। यहाँ से नाइट्रोजन गैस रिलीज होती है, ठीक है। बहुत सारे लोग अमोनिया लगा के आते हैं बट वो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 अमोनिया ऑन रिएक्शन विथ एक्सेस क्लोरीन गिव्स, एक्सेस क्लोरीन के साथ अमोनिया को अगर हम ट्रीट करेंगे तो यहाँ से हमें मिलता है जो है अमोनियम क्लोराइड अलॉन्ग विथ NCl3 विथ HCl। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए आप याद रखेंगे, ठीक है। अमोनिया जो है एक्सेस क्लोरीन के साथ जो है NCl3 और HCl प्रोड्यूस करती है। अगर यहाँ पे अमोनिया लिमिटेड हो और क्लोरीन गैस के साथ ट्रीट करें तो यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड और नाइट्रोजन गैस मिलती है। अगर अमोनिया लिमिटेड हो, क्लोरीन एक्सेस में लिया गया हो, ठीक है, अमोनिया एक्सेस में लिया गया हो, क्लोरीन लिमिटेड लिया गया हो तो नाइट्रोजन गैस बनती है अमोनियम क्लोराइड के साथ, और अगर अमोनिया एक्सेस क्लोरीन के साथ ट्रीट करेंगे तो NCl3 बन जाता है। और एक चीज़ याद रखेंगे, ये NCl3 जो होता है वो एक्सप्लोसिव नेचर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन हीटिंग अमोनियम नाइट्रेट स्ट्रांगली विच इज़ ऑब्टेन, अमोनियम नाइट्रेट को हीट करने पे कौन सी गैस में बनती है, नाइट्रस ऑक्साइड N2O याद रखेंगे। लॉफिंग गैस डेंजरस गैस होती है, पॉइजनस गैस होती है, ठीक है।
नाइट्रस ऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन होता है अमोनियम नाइट्रेट को हीट करने पे। ठीक है, ये होता है अमोनियम नाइट्रेट। इसे जब हीट करेंगे तो यहाँ से हमें नाइट्रस ऑक्साइड मिलता है अलॉन्ग विथ वाटर। इट इज़ द मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2O। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट है ओजोन कैन बी टेस्टेड बाय, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओजोन किस मेटल से टेस्ट किया जाता है? तो ये है आपका मरकरी। मरकरी की हेल्प से टेस्ट किया जाता है। क्या होता है इसमें कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ओजोन किस में ब्रेक हो जाता है? थर्मल डिकम्पोजिशन होता है इसका ऑक्सीजन में और नेसेंट ऑक्सीजन में। ये नेसेंट ऑक्सीजन जो है मरकरी के साथ मिलकर मरकरी को ऑक्सीडाइज कर देता है Hg2O में। ठीक है, इससे क्या होता है कि जब मरकरी Hg2O में कन्वर्ट हो जाती है तो इसकी चमक खत्म हो जाती है और ये ग्लास जनरली क्या होता है, ये ग्लास से चिपकता नहीं है, बट आफ्टर रिएक्टिंग विथ ओजोन ये ग्लास से चिपकना शुरू कर देता है क्योंकि फॉर्मेशन हो जाता है Hg2O का। इसे हम टेलिंग ऑफ मरकरी भी कहते हैं। ठीक है, टेलिंग ऑफ मरकरी में क्या होता है, ओजोन रिएक्ट करता है, मरकरी को ऑक्सीडाइज कर देता है Hg2O में। यहाँ से मरकरी को फिर से गेन कर सकते हैं वाटर में डिजॉल्व करके, Hg2O वाटर में डिजॉल्व हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। फ्लोरीन रिएक्ट विथ वाटर टू गिव, फ्लोरीन वाटर से रिएक्ट करके क्या प्रोड्यूस करती है? याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी, फ्लोरीन जो है वाटर से रिएक्ट करती है तो क्या बनाती है? HF बनाती है। याद रखेंगे, ओजोन भी बनाती है और समटाइम्स क्या बनाती है? ऑक्सीजन भी बनाती है। ठीक है, दोनों प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैलोजन हैज़ द हाईएस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी? इसको भी हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। हाईएस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है क्लोरीन की। ओके, क्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, फिर ब्रोमीन की होती है, फिर फ्लोरीन की होती है और फिर आयोडीन की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड एंगल इन द फॉलोइंग। इनका सबसे पहले आप हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, फिर वहाँ से आप बॉन्ड एंगल निकालेंगे। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, ClO2 इसका जब आप बॉन्ड एंगल निकालेंगे, ClO2 का जो बॉन्ड एंगल आता है बहुत माइनर डिफरेंस है, 119 आता है और ClO2 माइनस का लगभग 111 आता है और इसका लगभग 110 आता है। इन दोनों में बहुत माइनर डिफरेंस होता है। ठीक है, तो कहीं कहीं आपको ये अपोजिट भी देखने को मिल जाएगा, बट करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या है? सी। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस इन साइक्लोट्राईमेटाफॉस्फोरिक एसिड, साइक्लोट्राईमेटाफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, जो मेटाफॉस्फोरिक एसिड होता है जब ये साइक्लिक के फॉर्म में आता है तो इसी को बोलते हैं साइक्लोट्राईमेटाफॉस्फोरिक एसिड। और उसमें पूछा है कि फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, तो बना लेते हैं साइक्लोट्राईमेटाफॉस्फोरिक एसिड। ये हो गया फॉस्फोरस, ये बना लिया ऑक्सीजन। ओके, और यहाँ से एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का और एक सिंगल बॉन्ड OH का, ऑक्सीजन पे नहीं रहेगा। ओके, सिर्फ फॉस्फोरस पे OH। ओके, तो आप यहाँ से देख सकते हैं फॉस्फोरस पे कितने बॉन्ड हैं, सारे के सारे ऑक्सीजन ही हैं, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो +5। यहाँ पे भी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, यहाँ पे भी इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +5 ही होगा। नेक्स्ट है अ हाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन विच इज़ एसिडिक। ओके, जनरली नाइट्रोजन के हाइड्राइड जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है, बट पूछा इसमें कौन सा हाइड्राइड है जो बेसिक नेचर एसिडिक नेचर का है। तो याद रखेंगे, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाइड्राजोइक एसिड जो होता है ये आपका एसिडिक नेचर का होता है क्योंकि ये इजीली कन्वर्ट हो जाता है अजाइड आयन में। ठीक है, और ये अजाइड आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। ठीक है, तो ये प्रोटॉन रिलीज करता है, इसलिए बहुत ही लिस्ट भी कह सकते हैं, बहुत ही लिस्ट बेसिक एसिडिक नेचर भी शो करता है। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परऑक्सिल एसिड। इसमें से कौन सा एसिड है जो परऑक्सिल एसिड नहीं है? ओके, परऑक्सिल एसिड क्या होता है? परऑक्सिल एसिड होता है जिसमें परऑक्साइड बॉन्ड हो। ओके, तो परफॉस्फोरिक एसिड जो होता है आपका, इसको बना के देख लेते हैं, आपको पता चल जाएगा कि इसमें ये होता है आपका परफॉस्फोरिक एसिड, इसमें परऑक्साइड बॉन्ड होता है। ओके, तो
इसके नाम में भी है ऐसे ही परफॉस्फोरिक एसिड, तो आप इसे कह सकते हैं क्या है आपका परफॉस्फोरिक एसिड। इसमें परऑक्साइड बॉन्ड होता है। पर डाइसल्फ्यूरिक एसिड, पर डाइसल्फ्यूरिक एसिड भी हम लोगों ने देखा है, मार्शल एसिड को ही बोलते हैं, उसमें भी SOOS बॉन्ड होता है, ये परऑक्साइड बॉन्ड होता है। पर नाइट्रिक एसिड, ये आपके लिए नई चीज़ है तो इसको भी आप देख लेंगे। ये होता है, इसमें एक ऑक्सीजन को कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है, फिर ऑक्सीजन होता है, इसमें भी पर ऑक्साइड बॉन्ड होता है, ये H होता है, ठीक है। तो पर नाइट्रिक एसिड बोलते हैं इसे। पर क्लोरिक एसिड, ये पर क्लोरिक एसिड जो होता है इसी में आपका HClO4 को पर क्लोरिक एसिड बोलते हैं। अभी हमने इसका स्ट्रक्चर बनाया था, तो इसमें जो होता है कोई परऑक्साइड बॉन्ड नहीं होता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, पर क्लोरिक एसिड एक परऑक्सिल एसिड नहीं है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। हमारा करेक्ट ऑप्शन ए HClO, जो सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है। इसमें सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है, HClO4, वो लेस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। याद रखिए, जो ज़्यादा एसिडिक होता है वो लेस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। मतलब ऐसा कोई भी रूल नहीं है, ठीक है, बट ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, क्योंकि ये किस में कन्वर्ट हो सकता है, ये HClO2 में भी कन्वर्ट हो सकता है। इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट ईजिली क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। नेक्स्ट है, ठीक है, आप इसको एक बार और फिर से एक बार समझ सकते हैं कि जैसे HClO है, HClO में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या है, अगर आप इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो यहाँ पे +1 आएगा, ओके। और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा आपका +3, और यहाँ पे +5, और यहाँ पे आएगा आपका +7, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वही होता है जो क्या करता है, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा और खुद क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो ये ईजिली से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। नेक्स्ट है विच वन हैज़ द, इसको एक मिनट आप क्लियर कर लेंगे, ठीक है। ये एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपका हो जाएगा HClO4, ठीक है। +7 इसका ऑक्सीडाइजिंग, +7 इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो ये इजीली इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। ये इजीली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी, +7 है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और ये +5 में, +3 में, +1 में भी कन्वर्ट हो जाता है, ओके। तो इसे आप करेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन हैज़ द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, इसमें से सबसे लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, H2S। जनरली क्या होता है, ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं, जैसे ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेल्यूरियम है, तो नीचे जाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज होता है। बट यहाँ पे H2O है, H2O का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है किससे, H2S से। बाकी फिर H2SC का होता है, फिर H2TE का होता है, बट H2S का क्या होता है, सबसे कम होगा, क्योंकि H2O लिक्विड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसलिए H2O का बॉइलिंग पॉइंट जो H2S से ज़्यादा ही होगा। बाकी H2SC का, H2TE का भी बढ़ता ही जाता है, सबसे कम यहाँ पे किसका हो जाएगा, H2S का हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज़ नॉट स्टेबल, इसमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो स्टेबल नहीं है। यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, SiCl6, ये स्टेबल कंपाउंड नहीं है। SiF6 एग्जिस्ट करता है बट SiCl6 नहीं एग्जिस्ट करता है। फ्लोरीन यहाँ पे क्या होता है, सिलिकॉन के कंपैरिजन में साइज इनके कंपेरेबल है, बट यहाँ पे सिलिकॉन स्मॉल एटम पड़ जाता है और क्लोरीन क्या है, ये एक लार्ज एटम पड़ जाता है, जिसकी वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस होता है और ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता, ओके। नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर लूजेज इट्स पावर ऑन कीपिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम बिकॉज, ऐसा क्यों होता है, ब्लीचिंग पाउडर को ज़्यादा समय के लिए रख दिया जाए तो ब्लीच करना की पावर ख़त्म हो जाती है। ऑप्शन है इट चेंजेस इनटू कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, इट चेंजेस इनटू कैल्शियम क्लोराइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इट एब्जॉर्ब मॉइस्चर, इट चेंजेस इनटू कैल्शियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोरेट। करेक्ट ऑप्शन है हमारा डी, ब्लीचिंग पाउडर जो होता है लॉन्ग टाइम रखने पे क्या होता है, कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोरेट में चेंज हो जाता है। बहुत सारे लोग ऑप्शन सी लगाते हैं, बट हमारा करेक्ट ऑप्शन है कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोरेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये आप इस तरीके से रिएक्शन के थ्रू समझ सकते हैं। ब्लीचिंग पाउडर जो होता है कैल्शियम क्लोरेट और कैल्शियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से इसकी ब्लीचिंग पावर की कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर दैट कंटेन्स अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सल्फर इज,
इसको आप स्ट्रक्चर के थ्रू समझेंगे। स्ट्रक्चर बना के आप देख लेंगे कौन सा एसिड है जिसपे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचता है। ठीक है, यहाँ पे हम करेक्ट ऑप्शन आपको बता देते हैं सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, सल्फ्यूरस एसिड में ही सिर्फ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज हीटेड विथ फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, द एसिड इज कन्वर्टेड इनटू। वो एसिड किस में कन्वर्ट हो जाता है? जब कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ ट्रीट करेंगे तो ये जो एसिड होता है वो कन्वर्ट हो जाता है आपका सल्फर ट्राई ऑक्साइड में। ठीक है, हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, सल्फ्यूरस एसिड का स्ट्रक्चर आपको याद होगा, ये होता है H। ठीक है, तो इसके पास ये डबल बॉन्ड बनाता है, इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। बाकी सब में आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर बना के चेक करेंगे तो इन सब में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, तो ये था आज का क्वेश्चन, आप इसे ज़रूर सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।